प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में आज हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि डैम्प्ड हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। इसमें एक मैंने क्या किया, जो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने एक डैम्प्ड अप्लाई कर दिया था, अवमंदन अप्लाई कर दिया। पहले भी इससे पहले मैंने जो लेक्चर था उसमें बताया था कि यदि कोई पिंड या कण गति कर रहा है और उसके अंदर मैं एक अवमंदन उसमें अप्लाई कर देता हूँ, कोई मीडियम इसमें काम में ले लेता हूँ, तो उसके पिंड के वेग में फर्क पड़ता है और एक समय के बाद पिंड स्थिर हो जाता है। तो यहीं पे भी हम कह रहे हैं कि अवमंदित बल के अंदर क्या होता है कि किसी वायु या द्रव माध्यम मीडियम के अंदर दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या श्यान बल भी कार्य करता है, जिससे दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती है। ऐसे दोलकों को अवमंदित सरलावर्ती दोलक कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे तो उसके ऊपर दो तरह के बल कार्य करते हैं। पहला तो करता है एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स कार्य करेगा, जो उसको वापस संतुलन बिंदु की ओर लाने की कोशिश करता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स। पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आर यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स को डिनोट कर रहा है कि एफ फोर्स है, आर रेस्टोरिंग फोर्स है, इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स है। के प्रत्यानयन बल है तथा एक्स क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। तो यह बल दोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब मेरे पास जहां के दोलक का बल नियतांक है, दूसरा फोर्स जो लगेगा घर्षण या श्यान बल, जिसे मैंने कहा डैम्पिंग फोर्स कहूंगा। डैम्पिंग फोर्स को मैंने क्या कर दिया, डी का मतलब डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स के कारण एफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का लैम्डा इंटू वी हो गया। लैम्डा मेरे पास डैम्पिंग अवमंदन बल नियतांक है तथा बी उसका वेलोसिटी है। तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। यह बल दोलन में सदैव रुकावट डालता है और वेग के समानुपाती होता है। यहाँ v दोलक का वेग है तथा लैम्डा अवमंदन गुणांक है। तो एफ डी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू v है कि जैसे जैसे मैं फोर्स का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसकी वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को ये कम कर देगा। इसलिए एफ डी इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा वी हो गया। इसलिए v दोलक का वेग हो गया तथा लैम्डा अवमंदन गुणांक हो गया। इसलिए दोलक पर कार्य जो परिणामी बल है वो दो तरह के बल कार्य किया, F इज इक्वल टू एफ आर प्लस में एफ डी। एफ आर मेरा रेस्टोरिंग फोर्स है और एफ डी मेरा डैम्पिंग फोर्स है। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से व 3 से मैंने फोर्स की वैल्यू अप्लाई की, एफ आर की वैल्यू रखी तो अब माइनस का के एक्स आ गया, एफ डी की वैल्यू रखी तो माइनस का लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी आ गया था। समीकरण नंबर 3 के अंदर समीकरण 1, 2 व 3 से इसमें वैल्यू समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखी है तो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। इसलिए अब क्या होगा, अवमंदित दोलक की गति का जो समीकरण हो गया, जिस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशंस में केवल एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स था, यहाँ पे क्या हो रहा है डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसके अंदर एक फोर्स और इंक्लूड हो गया। जो डैम्पिंग फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी है। ये यदि इसके अंदर इंक्लूड होने के बाद में क्या हो गया कि इसका जो अवकल जो समीकरण है वो निकालेंगे। इसका अवकल समीकरण क्या हो गया, इसका अवकल समीकरण निकालेंगे तो अवकल समीकरण निकालेंगे तो फोर्स के अंदर न्यूटन के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है तथा माइनस का के एक्स माइनस का लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, जहाँ m दोलक का क्या है, द्रव्यमान है और x डिस्प्लेसमेंट है और t समय पर दोलक का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। अब इस उपरोक्त समीकरण को जो मैंने किया है इसको मैं सोल्व करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से। पहले तो सेकंड डिफरेंशियल वाली इक्वेशन ली, फिर वन डिफरेंशियल वाली ली और फिर विदाउट डिफरेंशियल ली। तो मेरे पास जो समीकरण आ गया, इस समीकरण से मेरे पास आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया। और इससे मेरे पास उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि लैम्डा अपॉन एम उसको तो मैंने क्या कर दिया 2r के रूप में, ये तो 2r है तथा k अपॉन एम मेरा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में माना है k अपॉन एम ओमेगा 0 स्क्वायर जो कि कोणीय आवर्ती है। ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो समीकरण नंबर 6 में मैंने किया कि लैम्डा अपॉन एम है
वो तो किसके बराबर प्राप्त है, 1 टाउ। टाउ क्या है, विश्रांति काल है, जिसको मैं 2r के रूप में कहूंगा। तथा k अपॉन m वो किसके बराबर है, ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर है। k इज इक्वल टू k अपॉन m इक्वल टू m ओमेगा 0 स्क्वायर। तो इससे मेरे पास समीकरण नंबर जो 6 प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 6 है वो अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अवकल समीकरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यदि मैं इसके अंदर इस फोर्स को जीरो कर देता हूँ, डैम्पिंग फोर्स को जीरो कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो सरल आवर्ती दोलक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने अवमंदन बल लगाया तो इसलिए अवमंदन बल लगाने के कारण इसके ऊपर एक फोर्स और आ जाता है, उससे आ जाएगा 2r dx अपॉन dt। और 2r की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन m। लैम्डा क्या है, अवमंदन बल नियतांक है तथा m उसका द्रव्यमान है। इन दोनों का जो रेशियो प्राप्त होगा वो 2r प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पास समीकरण नंबर 6 जो आता है वो आता है अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अवकल समीकरण आता है। इसको मैं दोबारा से देखना चाहूँ कि दोबारा देखिए कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि दोलक अपनी गति करता है, दोलक है जो गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है। तो इसके ऊपर जैसे इस दोलक को पकड़ के खींच के छोड़ेंगे तो खींचने पे इसके ऊपर एक फोर्स उत्पन्न होता है जो उसको संतुलन बिंदु की ओर लाने की कोशिश करता है। वो फोर्स तो है प्रत्यानयन बल। और इस फोर्स के साथ साथ इसके ऊपर मैं एक फोर्स और अप्लाई करता हूँ, कौन सा, अवमंदन फोर्स। अवमंदन का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का हम एक माध्यम काम में ले लेते हैं, मीडियम काम में लेंगे। मीडियम काम में लेने से उससे क्या होगा कि दोलन गति करता है, लेकिन करने के बाद में क्या होगा, उसके ऊपर घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल लगने के कारण क्या होगा, वो पिंड या दोलक जो है एक समय के बाद दोलन करना स्थिर हो जाएगा और दोलन करना बंद हो जाएगा। तो ऐसे दोलकों को हम क्या कहते हैं, अवमंदित सरलावर्ती दोलक कहते हैं। तो इसलिए प्रत्यानयन जो बल होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पीछे पड़ चुके हैं, एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स हो गया। तथा दूसरा जो बल होगा वो कौन सा है, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का मतलब हो गया घर्षण बल, जिसमें आज अपन काम में ले रहे हैं एफ डी इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा वी। इस फोर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर अपन किसी न किसी प्रकार का कोई मीडियम काम में लेंगे। मीडियम काम लेने के कारण जो दोलक जो गति कर रहा है उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी होगा। एफ आर तो क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है, एफ डी का मतलब डैम्पिंग फोर्स है। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों की वैल्यू रखूंगा। रखने के बाद मेरे पास समीकरण आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स और माइनस का लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब इसको मैंने एफ की जगह एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रखा कि भाई एम द्रव्यमान है पिंड का और टी टर्म के ऊपर उसका जो त्वरण होगा वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। इसलिए समीकरण 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और समीकरण नंबर 4 को जो मैंने सोल्व किया तो समीकरण नंबर 5 प्राप्त करूंगा और m को इससे डिवाइड कर दूंगा तो k अपॉन m आ जाएगा तथा लैम्डा अपॉन m प्राप्त हो जाएगी। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। जिससे मैं कह सकता हूँ लैम्डा अपॉन m को तो क्या कहेंगे 2r तथा k अपॉन m को क्या कहूंगा मैं ओमेगा 0 स्क्वायर कहूंगा। तो 2r की वैल्यू जो प्राप्त होगा विश्रांति काल वो तो होता है लैम्डा अपॉन m। ये देखिए विश्रांति काल क्या होता है, लैम्डा अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन टाउ। ये टाउ इज इक्वल टू m अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2r के बराबर हो गया तथा k अपॉन m किसके बराबर हो गया, ओमेगा 0 के स्क्वायर। तो सिंपल जो हार्मोनिक जो अवमंदित सरलावर्ती दोलक का जो अवकल समीकरण है वो समीकरण नंबर 6 है, अर्थात डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो ये सिंपल जो मेरे पास डैम्पिंग अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। अब यदि समीकरण नंबर जो 7 सरलावर्ती दोलक के समीकरण का को मैं मान लेता हूं कि इसका हल जो है वो क्या मान लेता है, x इज इक्वल टू की पावर अल्फा टी, ये मान लेता हूं। ये मैं इसका हल है, जो समीकरण नंबर 7 का जो हल है वो ये होता है। इससे dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा जो अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा टी प्राप्त हो जाएगा। फिर दोबारा इस समीकरण को फिर डिफरेंशिएट किया, मतलब dx अपॉन dt से जो वेग आ गया, वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी की वैल्यू तो क्या आ गई, अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा टी आ गया। इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर अल्फा टी। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस प्राप्त हो गई। तो मेरे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस आया था इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन नंबर 6 में क्या था कि x की जगह तो मैंने क्या मान लिया, e की पावर अल्फा टी मान लिया है। इसकी जब मैं डिफरेंशिएट किया तो अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा टी आ गया और फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर अल्फा टी आ गया।
तो इन सब का मान है जो समीकरण नंबर 6 में मैं रखूंगा। अर्थात ये जो मेरे पास x माना था मैंने वो e की पावर अल्फा टी dx अपॉन dt इक्वल टू अल्फा इंटू e की पावर अल्फा टी तथा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू e की पावर अल्फा टी, इन दोनों को तीनों को उठा के मैंने समीकरण नंबर 6 में रख देता हूं। तो रखने पे क्या होगा, रखने पर ये समीकरण 6 है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गामा 2 आर अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर अल्फा टी इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, उपरोक्त समीकरण टी के समस्त मानों के लिए यथार्थ है यदि e की पावर अल्फा टी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात एक नियम है कि a डॉट बी इक्वल टू 0, इफ a नॉट इक्वल टू 0 तो देन b इक्वल टू 0। तो यदि a डॉट b इक्वल टू 0 है और उसके अंदर a का मान है जो 0 के बराबर नहीं है, उसकी स्थिति में b का मान 0 के बराबर होगा। वो कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, e की पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन this value is equal to 0, so alpha square plus 2 gamma alpha plus omega 0 square equal to 0 प्राप्त हो गया। तो इससे मेरे पास जो अल्फा की जो वैल्यू प्राप्त हुई, वो अल्फा की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो क्या आ गई, माइनस का 2 माइनस का r प्लस रूट प्लस माइनस का अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर। तो मेरे पास इसको जो मैंने सोल्व किया, सीधे फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो x की जो वैल्यू फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से जब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पे हमारे पास समीकरण जो बना अल्फा इज इक्वल टू माइनस का गामा प्लस माइनस का रूट गामा स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर। तो इस समीकरण नंबर मेरे पास 12 बना। ठीक है, अब इससे दो स्थितियां प्राप्त होगी, एक तो प्लस वाली स्थिति और एक माइनस वाली स्थिति। जो प्लस वाली स्थिति होगी, एक तो प्लस वाली स्थिति हो गई, एक माइनस वाली स्थिति, जिसके दो व्यापक हल हो गए। तो इसलिए अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है जो प्लस स्थिति होगी, कहां पर, समीकरण 8 में रखा ना x इज इक्वल टू e की पावर अल्फा टी। तो मैंने क्या किया, इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस अल्फा के अंदर ये वैल्यू रखूंगा, जब प्लस वाली वैल्यू रखूंगा तो उसका कोफिशिएंट a होगा, और जब मैं इसको नेगेटिव वाली वैल्यू रखूंगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा। तो समीकरण 8 में तथा समीकरण 12 से मेरे पास x का जो मान प्राप्त हुआ, जब प्लस वाली वैल्यू लेते हैं तो x इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस का गामा प्लस अंडर रूट टू आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी, तथा मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू ई की पावर माइनस का गामा माइनस, देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी। ये समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो गया। और a तथा b मेरे पास क्या है, दो नियतांक है, a और b क्या कोफिशिएंट्स है। अतः r तथा ओमेगा 0 के विभिन्न अपेक्षिक मानों के लिए तीन संभावनाएं हो सकती है। भाई अपन ने क्या किया, प्लस की वैल्यू ली, माइनस की वैल्यू ली, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू e की पावर अल्फा टी, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आ गया। अब इससे तीन स्थितियां प्राप्त होती है, क्यों, क्योंकि जो ओमेगा 0 है वो प्रत्यानयन बल है, और जो आर स्क्वायर है वो कौन सा है, अवमंदन बल है। तो अवमंदन बल और प्रत्यानयन बल, इसमें दो तरह के बल कार्य करेंगे। तो इसलिए जो मेरे पास इससे तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी, जब r ओमेगा 0 से कम होगा, r का मान है जो ओमेगा 0 से कम होगा तो क्या होगा, r का मान जब ओमेगा 0 के लगभग बराबर होगा तो क्या होगा, और जब r का मान ओमेगा 0 से अधिक है तो क्या होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मेरे पास अवमंदन बल है उसका मान कम हो और प्रत्यानयन बल का मान ज्यादा हो तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, और जब अवमंदन बल और प्रत्यानयन बल दोनों बराबर हो तो क्या होगा। और तीसरी स्थिति उत्पन्न होगी, अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में उसकी स्थिति क्या होगी। तो तीनों स्थितियों को अपन अलग अलग तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन तीनों स्थितियों को लेके हम आगे चलते हैं, और उससे उस सरलावर्ती दोलक का अपन विस्थापन का समीकरण भी निकालेंगे, फिर उसका आवर्तकाल भी अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये समझना जरूरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में एक फोर्स और अप्लाई कर दिया जाता है, उस फोर्स को मैं क्या कहूंगा, अवमंदन बल कहूंगा, जिसे क्या कहूंगा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के अंदर एक फोर्स अप्लाई किया और उसके अंदर
जो समीकरण आता है उसके अंदर मानते हैं कि x इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा टी होता है। अल्फा टी मानने के बाद में उस अल्फा टी को x की वैल्यू पे dx अपॉन dt निकाल लेते हैं, फिर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसका मान समीकरण में रख देते हैं। रखने के बाद में मेरे पास जो x की वैल्यू प्राप्त होती है, प्लस पार्ट है वो तो इस तरीके का आएगा और माइनस पार्ट होगा वो इस तरीके का आएगा। इससे मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और उसके बाद में फिर तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं, r लेस देन ओमेगा जीरो, r अप्रोक्सीमेट ओमेगा जीरो तथा r ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।